सलाम, जुर्म सज़ा में मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। पेट्रोलियम मसनूआत की हमसाया ममालिक से स्मगलिंग पाकिस्तान में माफियाज का अव्वलीन धंधा बन चुका है। न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की जाती है बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत में मिक्सिंग करके 2 नंबर ऑयल, डीजल, पेट्रोल तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। हुकूमत अभी इस माफिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर कोशिश के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाई थी कि एक नए माफिया का वजूद जन्म में आया। और इस माफिया का पता उस वक्त चला जब मुल्तान के इलाके हामिदपुर कनौरा में एक LPG गैस बाउजर से गैर कानूनी तौर के ऊपर गैस चोरी के दौरान ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 20 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 39 अफराद जख्मी हुए। अभी मैं आपको लेके चलूंगा इस जहाँ पर ये हामिदपुर कनौरा के में जहाँ पे ये वाक़या हुआ है इसके साथ के इलाके में, वहाँ पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, मकान किस तरह से डैमेज हुए हैं और जो यहाँ के इस वक्त मकीन हैं वो किस हालत में रह रहे हैं, जिनके घरों की जो छतें थीं वो उड़ गईं और अब वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हुकूमती इदारों की जानिब से उनको कोई इमदाद दी गई है? तो मेरे साथ चलते हैं उस बस्ती में और वहाँ जाकर देखते हैं कि जो लोग इस धमाके से मुतासिर हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी अब किस तरह से गुजार रहे हैं। जी, हम इस वक्त बस्ती हामिदपुर कनौरा में पहुँच चुके हैं जहाँ पर इस गैस बाउजर ब्लास्ट से जो है वो बहुत ज़्यादा मकानात जो है वो मुतासिर हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 20 अफराद भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मवेशी थे वो भी जाँ बहक भी हुए और मुतासिर भी हुए। इस साइड पे भी आपको ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि अभी तक यहाँ पर जानवर जो है ना वो झुलसी हुई हालत में मौजूद हैं, जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और ये घर होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक पक्का लेंटर्ड घर था। इस घर ये घर गिरा और इस घर के 3 मकीन जो थे वो जाँ बहक हो गए जबकि बाकी जो हैं वो इस वक्त कसम पुरसी की हालत में। ये खैमा लगा हुआ है हुकूमत की जानिब से, इनको ये खैमे सिर्फ मिले हैं, इन खैमों में अभी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये एक अम्मा जी खड़ी हैं इस खैमे पे, इनसे हम बात करेंगे। अम्मा जी ये बताइएगा कि इस खैमे के अलावा भी हुकूमत की जानिब से आपको कोई इमदाद मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इस खैमे के अलावा हमें हुकूमत ने किसी किस्म की कुछ इमदाद नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। हमारे बच्चे जो रात को डर कर भाग जाते हैं, हम किसी के घर में जाकर रहते हैं, अम्मी के घर में चले जाते हैं, इधर कोई भी बच्चा भी नहीं रह रहा। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कुछ सर्वे वगैरह हुआ है? कहा जा रहा था कि मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, आज 19 दिन हो गया, सर्विस हो चुका है लेकिन हमें मिला कुछ नहीं है। क्या पता हमें क्या हो गया क्या नहीं हो चुका, ये तो हमें पता। जब हमें मिलेगा तो हमें पता चलेगा। जब हमारे घर भी जल के राख हो गए, जानवर भी जल के खत्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो आपके सामने हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, आप ऐसी बात है रात का टाइम था, सो रहे थे, क्या मंजर था? जी हाँ, जिस वक्त ये हादसा हुआ हम रोज को सो रहे थे, ऐसा लगता था कि जैसे जहाज आ गिरा इधर। मैंने अपनी मियाँ से कहा कि बाहर जाकर देखें। जैसे वो जाकर देखता है कि वो जैसा सारा गैस से स्मेल हुई थी, कहता था बाहर निकले, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम बच्चों को लेकर भाग गए बाहर, किसी को कुछ नहीं उठा सके। जो पैसे कुछ जो कुछ पड़ा था सब कुछ जल कर राख हो। जो किसी हुकूमत ने अब तक हमारी मदद कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं की। क्या मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं है? सिर्फ अभी वादे किए जा रहे हैं कि देंगे। जी हाँ, यही वादे करके देंगे लेकिन पता नहीं किस दिन देंगे। ये थे एक मुतासरा खातून। अब हम चलते हैं दूसरी जानिब। ये और भी यहाँ पर घर हैं जो मुतासर हुए हैं और कोशिश करते हैं कि उन लोगों से भी जो है वो बात करें और उनसे भी जानते हैं कि अब उनके जो दिन हैं वो किस तरह से गुजर रहे हैं। आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी, मेरा घर पूरा तबाह हो गया है। हम हमारे घर में कोई भी चीज़ नहीं बची, लेकिन ये कि हमारी जानें बच गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर ये काम कितने अरसे से हो रहा था? सर ये 2 साल से यह काम हो रहा था। अच्छा, आप हमसाए थे, बिल्कुल साथ है, तो कभी आपने पुलिस या मुतल्लिका इदारों को नहीं बताया कि यहाँ पर ये गैर कानूनी काम हो रहा है? सर ये जिनकी जगह है ना, एक गोदाम है ना, उनका जो वो अपना पेट्रोल और डीजल का पहले था और हम यही समझते थे कि यह दिन का जो है ना पेट्रोल और डीजल का ही काम है और हमें ये नहीं पता था ये बोल्डर वगैरह गैस के जो है ना ये भी रिफिलिंग करते हैं, ये बेईमानी करते हैं। ये हमें इसके नहीं इल्म था और 2-4 लोगों को पता था लेकिन उन्होंने कभी इनको शिकायत की थी लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। ठीक है, यानी कि आप ये और अभी जो है वो घर यहाँ पे इलाके के गिरे हुए हैं, आपका भी घर गिरा हुआ है, तो कोई हुकूमत की जानिब से कहा गया था कुछ सर्वे होगा? कुछ सर्वे हुआ है अभी तक? कुछ आपको इमदाद के लिए कुछ यकीन दहानी करवाई गई? जी सर, सर्वे हमारे हो गए हैं, हमारे मकानों को नंबर भी लगाए इन्होंने, लेकिन यह है कि भाई हमें फ़िलहाल जो है ना अभी हमारे पास कुछ भी कोई चीज़ नहीं आई। पहले हमें खाना देते थे, फिर खाना भी बंद हो गया। अब यानी कि गवर्नमेंट के अभी मौसम सर्द है, रात को खास तौर पर काफ़ी सर्दी होती है, तो इसी बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो इसी टेंट में ही गुजारा कर रहे हैं? सर टेंट में गुजारा कर रहे हैं और खौफ का इतना आलम होता है रात को जो है ना बच्चे को नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती, हमें भी डर रहता है जो है ना, क्योंकि बगैर छतों के हम सो रहे हैं। हमारे पक्के घर थे, हम जो है ना बिल्कुल हम बेआसरा हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि जब ये ब्लास्ट हुआ
तो क्या मंजर था, किस तरह से, थोड़ा सा इसको मुतल। अस नहीं अस सुते पे आसे कोई पता क्या नहीं अस जेल उठी जाए तो इतना यकी जिमें को भीड़ धुंध जाई होवे यकी से मिल रही अस थोड़ी देर पहले अपने बच्चे घिन के चले गए। मेरे डेर दू एक दी रानी एक भतीजा नहीं वाई सको नौजवान फोत थी गए बिया हर शाय पड़ी आई पैसा टक्का सब कुछ साढ़े बालों के कपड़े क्या नहीं पा के गए जे सब कोई सड़ गए। अच्छा अम्मा जी, अब आप बस ये इस खेमे में ही जी हाँ बस इतना ही रहने देख सकते वे हर शाय मौजूद पई थे। तो यहाँ पर कोई इमदाद, कोई सर्वे कुछ आपको यहाँ पर आया, कोई हुकूमत की जानिब से कुछ देख सकते वे जड़ शाय पाई है जरा था कुछ शाय क्या नहीं जी। यहाँ पे इन खातून का ये कहना था कि इनका एक देवर और उनके अलावा एक और इनका करीबी अजीज दो देवर इनके जो थे ना, दो देवर और एक भतीजा जो है वो इनका इस ब्लास्ट में जाँ बक हुआ और उसके बाद ये घर और एक इनकी देवरानी थी वो भी जाँ बक हुई है। तो टोटल 4 जो है इस घर की जो है वो अमात हुई हैं और अब इस घर का जो है वो देख रहे हैं काफ़ी कसमपुरसी की हालत में जो है ये लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी इस इलाके में जिस वक्त हम कवरेज कर रहे थे तो हमें एक खातून हमारे पास आई हैं, इनसे हम बात करते हैं। इनका इकलौता बेटा था और वो भी इस धमाके में जो है वो जाँ बक हो गया। अम्मा जी क्या कहेंगी आप इस कोई कम का नहीं से करें दे बस इवें ने एक बच्चा है पिया अल्लाह सही घेन गिदे मुल्क दे सारे मकान तबाह थी गए सारे कोल कशे का नहीं आज 16वीं दीवार है इवें रोंदे बैठे पे क्या करो किडे वनो असा अते कर मैं यतीम बच्चे आन पे अल्लाह दे आसरे दे इवें तंबू ला के उन्हें दिते बस वो बैठे थे बस ना सारे घर राशन है ना कोई गाल ना आटा ना पानी। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर साहब। उनसे हम बात करेंगे मुल्तान गैस बाउज़र धमाके के बारे में। खोखर साहब ये बताइएगा कि मुल्तान में एलपीजी बाउज़र जो थे उससे गैस चोरी के दौरान जो था ये एक ब्लास्ट हुआ। इससे पहले शहरी भी और हुकूमती इदारे भी ज़्यादातर हम सुनते आए थे कि डीज़ल और पेट्रोल की ना सिर्फ स्मगलिंग होती है, उसकी मिक्सिंग होती है और उसकी चोरी होती है। लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद पता चला कि जो एलपीजी बाउज़र्स हैं उनसे जो है वो एलपीजी चोरी करने के बाकायदा तौर पर अड्डे बनाए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो मुस्तकबिल में ना हो, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमती इदारे को क्या करना चाहिए और बतौर एसोसिएशन के चेयरमैन आपकी एसोसिएशन इसके अंदर अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? सबसे पहले ये बहुत अफसोसनाक वाकया और ये बढ़ता जा रहा है कि हमने अपनी खुद एसोसिएशन ने हमने लिखा सिंध में 14 काम कर रहे हैं, पंजाब में 4 हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं। इस सिंध में 9 मुकदमा दर्ज कराए मैंने खुद अपने। ये जो आप फिगर बता रहे हैं ये आप पंजाब में आपने कह रहे हैं कि 5, ये आपने गवर्नमेंट को बताया कि 5 गैर कानूनी अड्डे जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ से ये एलपीजी जो है वो चोरी करके आगे फराहम की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इसमें चोरी की जाती है, बड़ी बदजनती है। एक चीज़ देखें 250 रुपये किलो है, अब उसमें 25-30 रुपये किलो वाली चीज़ डाली जाती है और ख़तरनाक बात उसमें ये होती है सबसे बड़ी तो उसका प्रेशर 900 PSI है से 1200 PSI। हमारा सिलेंडर बॉयलर ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता। अभी भी जो अब वाकई यहाँ पे हुआ है ना ये एलपीजी में CO2 मिक्सिंग के दौरान हुआ है। वो सब ये बताएं कि इस माफिया के पीछे आप क्या समझते हैं कि कौन लोग जो हैं वो क्या इतने ताकतवर हैं जो कानून से ऊपर हैं? बहुत ताकतवर, देखिए जी पैसे की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना अगर वो एक काम 1 घंटे के दौरान एक बोतल पे करते हैं, एक बोतल पे सिर्फ उनको उसी बोतल में 6-7 लाख रुपये बच जाता है। तो वो अगर 10 बोतल करें तो आप देखिए इतनी बड़ी इन्वॉल्व एक स्टेशन पे और 14 स्टेशन से सिंध में चल रहे हैं। सिंध की मैं पन्नू आकल में एक वाक़ा सुनाता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर ने बड़ी दलील से काम किया, मेरे कहने पे वो बंद किया, अगले दिन वो उनका सूबेदारी पे आ गए। अगर आपको पता है कि सिंध में 14 हैं, पंजाब में 5 हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं, तो क्या इंतज़ामिया इससे लाइलम है? इंतज़ामिया लाइलम है, लेकिन बदकिस्मती चीज़ें हमारे मुल्क में कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं। अभी हमने कोशिश की, मैंने 30 साल में चेयरमैन ओगरा का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने एक तो उधर एक्शन किया, दूसरा चेयरमैन ओगरा ने रजिस्ट्रेशन में मेरा बहुत साथ दिया। इसमें यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के SM तनवीर, जफर जुबैर साहब और प्रेसिडेंट आतिफ जवेद ने मदद की। अब वो जो कानून साजी है वो आखिरी मराहल में, जिससे 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, 1 से 16 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है और बेल नहीं होगी।
इस वक्त सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ गैस बाउज़र ब्लास्ट का, इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए और इस गैस बाउज़र धमाके के पीछे जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं वो भी हम सीपीओ मुल्तान से पूछेंगे। शुक्रिया डोगर साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत, कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए और अब तक की जो आपकी तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची? बेसिकली इसमें बहुत सारे किरदार थे जो तफ्तीश के दौरान सामने आए। सबसे पहले तो ड्राइवर्स और उसके साथ कंपनी, और इतने सारे मैं डिटेल के साथ अगर आपसे बात करूं, ये कॉन्ट्रैक्टर जब भरा जाता है तो एक तरह का एक्सप्लोजिव होता है जो उसमें लेडन होता है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए ओगरा की अथॉरिटी है। जो ड्राइवर हमने 2 गिरफ्तार किए, उन्होंने कहा जी हर जो 7 बाउज़र्स हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र का काम ही ये है कि चोरी कैसे करानी है, और फिर जो चोरी होती है उसका 1/3 ड्राइवर और सुपरवाइजर अपने पास रखते हैं, 2/3 कंपनी को जाता है। सुपरवाइजर होता है डोगर साहब, ये कैरेज कंपनी का मुलाजिम होता है? कैरेज कंपनी का मुलाजिम। मतलब कैरेज कंपनी भी इस तरह की जो गैस चोरी करवाती है उसमें मुलविस होती है? 115 के बाउजर्स हैं जिनको ये सिलेंडर कहते हैं, तमाम के तमाम चोरी में मुलविस थे। कंपनी जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो एज एन एंटिटी चोरी में मुलविस थी, और जब ये एक्सप्लोजिव लेडन मटेरियल लेके चलते हैं इसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। गाना जैसा जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे भी इसकी 360 डिग्री से इसकी मॉनिटरिंग होती। अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप सील लगाएं, उसको मॉनिटर करें, और फिर जिधर दिल कहता है इनका उधर अब चोरी करनी शुरू कर देते हैं। यानी ये तो ऐसा सेंटर था, यहाँ पे एक लॉजिस्टिक मौजूद था, डेरा मौजूद था, वहाँ पे इन्होंने काम किया और पकड़े गए। बहुत सारा ऐसा होता है कि किसी भी रोड पे रोक के, किसी पेट्रोल पंप पे, इसी का गैस स्टेशन पे, बड़ा सिंपल सा इनका प्रोसीजर है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है, सिलेंडर्स आते हैं 57 किलो वाले, 20 सिलेंडर एक इन्होंने सिलेंडर से निकालने होते हैं जिसके 1 टन के करीब वो बनती है। उसके बाद 1.5 टन इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन्फ्यूज़ कर देनी होती है। उसके बाद जो उनके एंटिटी है जहाँ पे डेस्टिनी है वहाँ पे जाके ये अनलोड हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक आम हमारे माशरे में यह है कि जब भी कोई जुर्म होता है हम फौरी तौर पर कहते हैं कि पुलिस ने इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है इसका ये मतलब है कि पुलिस से ज़्यादा जो दीगर महकमे थे ये उनकी डोमेन थी कि इनको चेक करना, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से गैस चोरी होती है नहीं होती, इसी तरह से ही बेसिकली ये इतनी साइंस इन्वॉल्व है कि एक थानेदार की समझ से ही बालातर है। जैसे जो इसमें LPG है उसको केमिकल फार्मूला प्रोपेन है, प्रोपेन से लेडन होता है। अब इन्होंने साइंस ये निकाली प्रोपेन में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज़ करके वॉल्यूम उतना कर लेते हैं। 1 टन आपने वहाँ से LPG निकाली, वॉल्यूम पूरा कर दिया और उसके बाद वो चल पड़ा। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में ना हों, उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? इस पे सेनेटर्स ने एक मीटिंग बुलाई थी, तो ऑनरेबल सेनेटर ने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की। जो ओगरा है जिसकी ये जिम्मेदारी है वो अपना ह्यूमन रिसोर्स पैदा करे। जैसे अगर गाना जैसा डेवलप कंट्रीज की मॉनिटरिंग कर सकता है, हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? मैं हूं थरपारकर से अब्दुल गनी बजीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सहराए थर में नायाब नस्ल के हरणों के होने वाले गैर कानूनी शिकार की। सहराए थर में किसी ज़माने में बड़ी तादाद में चनकारा नस्ल के हरण पाए जाते थे जो कि सहराए थर की खूबसूरती थे, और ये हरण जंगलात में गाँव देहातों के करीब उछलते कूदते हुए नजर आते थे। मगर महकमा वाइल्ड लाइफ के एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त सहराए थरपारकर में जो हरणों की तादाद है वो बमुश्किल 5000 के करीब है। गो के हुकूमत की जानिब से साल 2020 के अंदर वाइल्ड लाइफ कवानीन के अंदर तरमीम करके इनको किसी कदर सख्त बनाया गया है, मगर इन कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से जो शिकारी सरगर्मियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ के एदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 के अंदर हिरनों के गैर कानूनी शिकार के 19 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और साल 2025 के अंदर 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मगर इलाका मकीन बताते हैं कि शिकारी सरगर्मियों और शिकार के वाक़यात इससे 5 गुना ज़्यादा हैं, और बैरून थर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकारी शिकार करके थर के सहराई रास्तों से बआसानी निकल जाते हैं। और इसी हवाले से हमने जायज़ा लिया है महकमा वाइल्ड लाइफ के नेटवर्क का, तो मिट्टी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिट्टी के अलावा कहीं पर भी हमें वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट
सर्विस या उनका नेटवर्क नज़र नहीं आता, जिससे शिकारी सरगर्मियों पर आसानी काबू पाया जा सके। थरपारकर में जिन जिन इलाकों में जंगली हयात ज़्यादा पाई जाती है, जिसके अंदर नायाब नस्ल के हिरन, मोर, नीलगाय और दीगर जंगली हयात शामिल है, उन इलाकों को वाइल्ड लाइफ के कवानीन के तहत सेंचुरी जोन एरिया यानी शिकार के लिए ममनुआ इलाके करार दिए गए हैं। यहाँ पर शिकारी सरगर्मियों के अंदर कुछ देहातों के अंदर जो मकामी लोग होते हैं वो भी मुलविस होते हैं, जो कि आने वाले शिकारियों की सहूलतकारी करते हैं। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ चेलार के करीब सेंचुरी जोन एरिया में, यहाँ की एक पॉजिटिव स्टोरी है। यहाँ के गांव मकीनों ने अपनी तौर पर रजाकाराना तौर पर आपस में कमेटी बनाकर, इत्तेहाद बनाकर जंगली हयात का शिकार न करने का अज़्म कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस गांव के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, समाजी कारकुन। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से इन नायाब नस्ल के जो हिरनों को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जी, मेरा नाम आफ्ताब अहमद समेजो है और मेरा गांव जोड़ू है। ये जो मेरा गांव है वो गेम सेंचुरीज एरिया में आता है। हमने यहाँ गांव वाले हैं, यहाँ पे 10 या 15 गांव हैं। एक जोड़ू है, हरियार है, गुमानू की वांड है, रंगीलो है, गोदियार है, भारू के थड़े। हमने सारे गांव वाले आपस में मिलकर एक हमने कमेटी बनाई है। ऐसे समझो कि हमने एक इत्तेहाद बनाया है और एक हमने अज़म किया है कि यहाँ पे किसी भी जंगली जीवत का हम शिकार नहीं करने देंगे। ये हमारी जो जदोजहद है ये। अच्छा, इसमें आप किस हद तक कामयाब हुए हैं? गुज़श्ता 2 सालों के अंदर क्या कोई शिकारी सरगर्मियाँ हुई हैं इस इलाके में? भाई, ये हमारा जो इत्तेहाद हुआ है या हमने जो अज़म किया है इसको 5 साल हुए हैं। 5 साल पहले हमने ये इस मुहिम का हमने आगाज़ किया हुआ था। तो आगाज़ करने के बाद हमने क्या किया, तो हमने रात के वक्त गाँव में, जंगलों में जहाँ जहाँ शिकार होता है वहाँ पे हमने चौकियाँ देनी शुरू की। जो चौकियाँ देने हमने शुरू की तो वहाँ पे जो लोग थे उनको हमने अपना भी नंबर दिया। सारे लोग आपस में कांटेक्ट होते थे, जहाँ भी गाड़ी आती थी। तो अच्छा, यहाँ पर जो बड़ी शिकारी कार्रवाई हुई और कब हुई और कैसे हुई है, आपने वाइल्ड लाइफ हुकाम को इत्तला दी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? भाई, वो जो बड़ी कार्रवाई हुई उसके पहले हमने बहुत सारे यहाँ पे मिट्टी हेडक्वार्टर में हमने एहतजाज किए। हमने डिप्टी कमिश्नर को हमने। उसमें हुआ क्या था, मगर कितने हरणों का शिकार हुआ था, क्या कार्रवाई हुई थी? वहाँ पे 7 हरणों का शिकार हुआ था। वो भी हमने 20 से 30 दिन हमने यहाँ पे चौकी दी थी। उसके बाद हमने वो जो शिकारी थे वो हमने पकड़े थे। वो हम शिकारी पकड़ करके हम आए थे मिट्टी में कश्मीर चौक पे। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ वाला कोई भी नहीं पहुंचा था। मिट्टी में कश्मीर चौक था, उसके बाद वहाँ पे चौक पे वाइल्ड लाइफर आया था। और ये बात एक हैरत अंगेज ये बात है कि यहाँ पे 7 तहसील हैं थरपारकर के और जो गेम वाचर हैं वो 5 रखे हुए हैं। चाचा, आप बताएंगे कि जो हरणों का शिकार किस तरह से हो रहा है और अभी कितने हरण हैं, कैसे आप इत्तला देते हैं वाइल्ड लाइफ को, तो इसके मुतालिक बताइएगा। हमारे पास हरण पहले तो बहुत थे। पहले हमारे थर में, हमारे गांव में हरणों का टोला था। 20-20, 15-15 हरण थे। अभी तक तो हरण कोई 1, 2, 3 नज़र आते हैं। और हरण जो है वो शिकारी किस तरह के हरण का शिकार करते हैं? बच्चे लेके जाते हैं, उसकी मादा लेके जाते हैं, बड़े हरण, किस तरह के हरणों का शिकार होता है? बच्चा भी ले जाते हैं। मादी हरण का बहुत शिकार होता है। इधर जो है मादी हरण कोई बची ही नहीं है, वो बंदूक के ज़रिए शिकार करता है। पहले आफ्ताब आपको बताया तो ये सर्चलाइट से भी शिकार होते हैं। ये शिकारी जो है ऐसी बंदूक होती है जो हमारे कानों पे आवाज़ ही नहीं आता है, वो आवाज़ ही नहीं करती है। इस तरीके से भी शिकार करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा जंगली हयात के ज़िले ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान कुंबर। इनसे जानते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ कवानीन के मुतालिक किस तरह से अमल दरामद करवा रहे हैं और शिकारी सरगर्मियों की इत्तला इन्हें कैसे मिलती है और थरपारकर में कुल कितना रकबा है जिसे शिकार के लिए ममनुआ यानी सेंचुरी जोन एरिया करार दिया गया है और थरपारकर में इस वक्त कितने नायाब नस्ल के हिरन पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि थरपारकर में कुल कितना रकबा है जिसे सेंचुरी जोन करार दिया गया है और इस वक्त हरणों की तादाद क्या है इस डिस्ट्रिक्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो
4 से 5 हज़ार हिरन डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में हमारे सर्वे के मुताबिक हैं। और तहसील डिपलो इस्लाम कोट का हिस्सा और नगर पारकर जो है वो पूरा, उनके बाद चेलार और मिट्टी में भी सेंचुरी एरिया है जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। वो उसमें किसी को भी कोई परमिट भी अलाट नहीं कर सकते हैं शिकार के लिए या दरख्त काटने के लिए, या किसी के किस्म की किसी को भी इजाज़त नहीं है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर सके जो हैबिटेट हिरन का है या हिरन को नुकसान दे सके, जंगली जीवत को। ये बताइए कि जो शिकार होता है देहातों के अंदर, जंगलात के अंदर, उसकी आपको इत्तला कैसे मिलती है, आप कैसे पहुंचते हैं और किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाती है? ऐसे तो हमारी फील्ड तो होती रहती है, लेकिन हमारे गांव वाले जो भी गांव में है एक वॉलंटियर और रज़ाकाराना हमारी मदद करते हैं। वो हमें फ़ोन पे इतला देते हैं तो हम उधर पहुंच जाते हैं। और उसके अलावा थरपारकर के लोग जो हैं उनकी बहुत मोहब्बत है जंगली जीवत से, ख़ास करके हिरन से। कोई अपने इलाके के में शिकार नहीं करने देते हैं, घुसने नहीं देते हैं। वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, हमें इतला करते हैं, हम पहुंच जाते हैं। जी, मैं हूं राजा रियाज अहमद राशिद, गुजरात से। आप इस वक्त मैं यहाँ मौजा दीर के खुर्द में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो एक औरत और एक मर्द को 2 अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ये उसी जाए वक़ूआ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ये मुलाजम था। यहाँ पे एक डेरा है जहाँ पे वो भैंसों को जो चारा डालता था और इस वजह से वो यहाँ पे रहता था। और जैसा कि बताया गया है कि ये औरत जो है ताज बेगम और मकतूल जो है हबीब जो है, दोनों का तल्लुक़ ज़िला राजनपुर के साथ था। और वहाँ से ही इसने ये जो ताज बेगम पहले वहाँ शादीशुदा है और उसने यहाँ से भगा के यहाँ ले आया है, जबकि इसके अपने भी बीवी बच्चे वहाँ मौजूद हैं। और जो औरत के जो रिश्तेदार हैं, उसका जो खामद है, उसने यहाँ पे आके तो मुख्तलिफ इतला जब उसको इस ड्रेस का पता चला तो उसने फायरिंग करके इन दोनों को इसी जगह पे कत्ल कर दिया। और पुलिस ने जदीद तहकीकात के साथ ही और जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जी, मैं इस वक्त थाना सदर गुजरात में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि यहाँ के एक दीर के खुर्द जो गांव है इनके इलाके का, वहाँ पे एक खातून और एक मर्द जो है मर्डर हो गए थे। हमने अब SHO साहब के पास मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं जी कि आप ये बताइएगा कि वो असल वाक़या क्या है और कैसे पुलिस ने तफ्तीश की है। उस्मान साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो खातून और मर्द जो है वो मर्डर हुआ है वो कैसे हुआ है, उसकी क्या वजह थी? ये सर वक़ूआ है 12/12 का 2024 का। ये बेसिकली रहने वाले थे भावलपुर के, और ये जो मकतूल है ये भावलपुर से इधर अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। जो लड़की है वो चंद अरसे के बाद वहाँ पे अपने खामन से नाराज़ होकर इसके पास उसने रिहाइश इख्तियार कर ली हुई थी। ये फैमिली जो थी ये उधर डेरे पे काम कर रहे थे, और कुछ दिन पहले ये हमें इंकशाफ मुल्ज़म ने किया कि वो इनकी प्रॉपर रैकी कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी बीवी भाग के किसके पास आके रह रही है। उसे ये शुबा था कि ये इसके साथ इसने निकाह कर लिया हुआ है। लेकिन ये उसकी जो बीवी है उसने इस बात की तस्दीक की कि मैं अपनी हस्बैंड के साथ मैं हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन मेरे मियाँ ने इसको पनाह दी थी। हमने अल्लाह के वास्ते इसको अपने पास रखा कि हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ पे इस तरह ख़वातीन को मार देते हैं। ये सर वक़ूआ इस तरह हुआ कि इस बंदे ने सरगोदा से अपने दोस्त को साथ लिया जिसने कत्ल किए हैं। बलोच फैमिली है, बलोच कबाइल से इनका तल्लुक़ है। उसने सरगोदा से अपने साथ एक लड़का अटैच किया, वो इधर आए धीर के, इन्होंने रैकी की इसकी, और तकरीबन दिन को 12 बजे पहले उन्होंने इसको मारा, कत्ल किया बंदे को। उसके बाद जैसे ही उसने देखा कि इसकी बीवी भी पास ही आई है,
इसने उधर भी उसको कत्ल कर दिया। ये डबल मर्डर का केस था सर। ये बताइएगा कि वो जो एक यहाँ पे चल रही थी अफवाह कि जी ये दोनों एक दूसरे के आशिक थे, और दूसरा ये कि जो मैंने FIR पढ़ी उसमें ज़िला राजनपुर लिखा हुआ है, तो ये इसमें इतना मतलब तादाद आ रहा है। आप जैसा कि बता रहे हैं आप बावलपुर का, और ये भी बता रहे हैं कि वो इश्क वाला कोई मसला नहीं, इसकी बुनियादी वजह के सर ये बेसिकली पीछे से राजनपुर के थे, आर्जी रहायश बावलपुर रह रहे थे, बावलपुर से ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए थे। और जहाँ तक ये आशिक की बात है वो सर गलत है, क्योंकि इसकी बीवी ने कहा था जी मेरे अपने मियाँ के साथ तल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, इनका आशिक मशूक वाला कोई मसला नहीं था। जी मैं इस वक्त SP इन्वेस्टिगेशन रियाज साहब के पास मौजूद हूँ। हम इनसे पूछेंगे कि जो डबल मर्डर हुआ था ये हरिया वाला और दीर के खुद के नज़दीक, तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने तहकीकात में कैसे उनको गिरफ़्तार किया और क्या क्या तहकीकात। आप ये बताइएगा कि जो दीर के खुद में जो औरत और मर्द का मर्डर हुआ था उसकी वो तहकीकात कहाँ तक पहुँची और कैसे वो गिरफ़्तार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है 12 अगस्त 2024 का। ये मकतूल है हमारा हबीबुल्लाह। तो उसके पास एक औरत जो उनके गांव की थी वो मेहमान तौर पे आई हुई थी, ताज बेगम। तो ये 2 मुलज़म आए हैं, जिसमें एक का नाम अब्दुल हमीद है और दूसरे का नाम मुसम अली ख़ान है। तो मोटरसाइकिल पे सवार होकर आए हैं और उन्होंने, क्योंकि हमारा मकतूल है हबीब, ये एक डेरे पे यहाँ मुलाजमत करता था पिछले के कुछ अर्सा थे धीर के कलाम में। तो ये दोनों आए हैं मोटरसाइकिल पे। तो जो अब्दुल हमीद है उसने जो है पिस्टल के फायर किए हैं, उससे ये औरत और मर्द दोनों मर्डर हो गए। इनफैक्ट इनका इशू ये था कि ये जो अब्दुल हमीद है ये इसकी बीवी थी और वो नाराज़ होकर इसके पास बतौर मेहमान आई हुई थी हबीबुल्लाह के पास। तो उस रंज की बिना पे उसने ये किया और ये दोनों फिर मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ से फ़रार हुए। इसमें बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि ये जो अब्दुल हमीद है ये वहाँ से चला राजनपुर से, सरगोदा से इसने आके दूसरे अली ख़ान से रब्ता किया। अली ख़ान से ये इसका दोस्त था, ये पहले बाहर रहे हैं इकट्ठे। वहाँ से ये मोटरसाइकिल में बैठ के सरगोदा से यहाँ आए हैं और यहाँ रैकी करके तो उन्होंने ये वकूआ किया। जी इस वक्त हम पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका बड़ाबेर में मौजूद है। बड़ाबेर में एक वाक़या रनुमा हुआ है। गुलो गुलबहार के इलाके में एक मर्द और एक खातून को कत्ल किया गया था। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और इसमें अब मुल्ज़िमान भी पुलिस के हिरासत में है। इस हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कौन सा केस हुआ था? कहा जा रहा है कि गैरत के नाम पर एक खातून को कत्ल किया था। गैरत के नाम पर कत्ल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन करता है? इस हवाले से पुलिस ने इस केस में क्या तफ्तीश की, आइए पुलिस के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं। डीएसपी साहब ये बताएं, ये जो केस है इसमें किसने किसको मारा, किस बुनियाद पर मारा और इसके अलावा इस पर क्या चार्जेस आप लोगों ने लगाए? दावल साहब 29 तारीख़ को बवक्त तकरीबन 2 बजे रात हमें इत्तला मिली कि वहाँ पे गुलू गुलबहार में जो मैन कोहाट रोड से राइट साइड पे इलाका है, वहाँ पे 2 अफराद जो हैं, एक लड़की और एक लड़का जो है घर में कत्ल हो चुके हैं और वरसा इसी कोशिश में होते हैं कि वहीं वो डेड बॉडी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खैबर को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम एक तो ये जुर्म छुपा सकी और ये किसी को पता नहीं चल सकी। हमें इत्तला मिली, हम वहाँ पे जाकर डेड बॉडी हमने अपने कब्ज़े में ले ली, लेकिन चूँकि घर खाली था और वहाँ पे कोई नहीं थी, सारे भाग गई थी पुलिस की आमद से पहले। तो हमने अपनी मुद्दियत में जो है ना गलत के नाम पर जो कत्ल हो चुका है इसके FIR हमने अपनी मुद्दियत पुलिस की मुद्दियत में हमने लॉन्च की। जी क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों कत्ल किया? वाकई कोई एविडेंस है कि ये गैरत के नाम पे उन्होंने जो कत्ल किया है? और ये उनके फैमिली के लोग भी कोई दावा नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं या इस तरह कुछ बात नहीं है सामने? नहीं, मुकदमे का नाम तो यही होते हैं ना कि एक फरीक जो है ना वो कन्फेशन कर रहे हो, दूसरा पर जो इनकार कर रहे हैं। लेकिन असल में हकीकत ये है, एक शाहजहान नामी लड़का था, शाहजहान नामी लड़का था जिसकी तकरीबन 19-20 साल उसकी उम्र थी और जो लड़की है उसके घर से तकरीबन
128 फुट के फासले पर उसका घर है और यहाँ पे उसके घर पे आया हुआ था और वहाँ उसने मछली शछली भी लाई हुई थी, मछली भी लाई हुई थी। दोनों एक खाली कमरा है कच्चा जैसा, इनमें बैठे हुए थे, मछली शछली भी खा रहे थे। और फिर उसके बाद जब उसने अपनी कुछ हरकत फसाना शुरू की, पहले उनको पता था, इनके घर वालों को पहले से पता था कि ये लड़का हमारे घर आया करता है रात को, तो बस उसने फ्री प्लान किया हुआ था, उनके बाकायदा उनकी रखवाली शुरू की हुई थी। तो जैसे ये बंदा घर में दाखिल हुआ, उनके पास पिस्टल भी था। तो जब ये घर में दाखिल हुआ तो इनके वारसा ने, लड़की के वारसा ने घर के दरवाजे दोनों बंद कर दिए। जब उनको पता चले कि यार ये तो बंदियाँ आ गई, यहाँ पे घर में एंटर हो गए, तो उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर पिस्टल निकाल कर इन्होंने भी फायर की। हमें इतला ऐसी मिली है कि इसमें जो एक एक्यूज़ है सईद, वो भी राइट साइड बाजू पे लगा हुआ है और लेकिन वो किसी दूसरे अस्पताल में उसको शिफ्ट किया हुआ है। वहाँ पे उसकी शनाख्ती कार्ड भी मिला, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली और एक पिस्टल जो शाहजहान के पास था, तो वो पिस्टल भी उनके प्लेस से रिकवर हो चुका है। कुछ होल कारतूस भी 2 अदद रिकवर हो चुके हैं, शनाख्ती कार्ड भी रिकवर हो चुका है और डेड बॉडी भी रिकवर हो चुकी है वहाँ पे। अच्छा, ये मकतूल जो है इसके बाद फिर खातून की डेड बॉडी भी मिली मकतूल के बाद? दोनों डेड बॉडी, एक बॉडी जो है ना वो सहन में पड़ी थी और एक जो है ना वो एक कच्चा कमरा वहाँ पे डेड बॉडी। तफ्तीश में क्या पता चला कि यानी जो खातून है वो उसको बाद में कत्ल किया गया? नहीं, पहले जो खातून को कत्ल किया गया है और फिर इसके बाद जब ये लड़का भाग रहा था तो दरवाज़ा आगे से चूँकि बंद था, तो उन्होंने इनके रास्ते तो है था नहीं, तो उन्होंने पिस्तौल निकाल कर इन घर वालों पे उसने फायरिंग शुरू की। जो एक जो है ना, मैंने जो पहले कहा कि सईद लगकर ज़ख्मी हो चुका है, लेकिन फिर उन्होंने फायर करके वो इसकी फायर की ज़िद में आकर वो भी मौका पर जो है ना वो जान बहक हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल जनवरी से लेकर नवंबर तक 392 ख़वातीन ग़िरत के नाम पर कत्ल हो चुके हैं। इनमें पंजाब में 168, सिंध में 151, खैबर पख्तूनख्वा में 52, बलूचिस्तान 19, जबकि इस्लामाबाद के 2 केसेस भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। जबकि दीगर वाक़यात में मुल्क भर में गुज़श्ता साल 980 ख़वातीन को कत्ल किया गया है। ग़िरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं, इनमें से बाज़ औक़ात बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं होते, थानों में लोग नहीं जाते, तब भी मौत करार देकर या दीगर वजूहात की बिना पर मसले को दूसरी जानिब मोड़ देते हैं। गो के खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद पंजाब और सिंध के मुकाबले में कम है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होते। आए रोज़ हम देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ग़िरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है और इसकी रिपोर्ट बाज़ औक़ात थानों में दर्ज होती है। और इस जुर्म को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इंसदाद ग़िरत के नाम पर एक बिल पास हुआ था, 2016 में लाया गया था। इस बिल के तहत ग़िरत के नाम पर कत्ल को नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दिया गया था। अगर मकतूल के वरसा भी इसमें किसी को माफ़ कर दे, तब भी कातिल को कम से कम 25 साल कैद की सज़ा इसमें दी जा सकती है। ये जो कत्ल के वाक़यात है वो भी ग़िरत के नाम पर, उसके केसेस खैबर पख्तूनख्वा में भी रुनुमा होते हैं, ख़ुसूसन कबायली अज़ला में, और इसके अलावा पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसे केसेस बहुत से रुनुमा होते हैं। बाज़ औक़ात ग़िरत के नाम पर कत्ल केसेस जो होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं और पुलिस उसमें गिरफ़्तारी भी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसको दूसरा रंग देकर छुपाया जाता है। मैं हूँ वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त उकाड़ा के थाना चूचक के एक कस्बा बामा बाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि बामा बाला का रिहायशी 10 साला हुमैर गुज़श्ता 6 माह से दही भल्ले बनाने वाली एक रेडी पर काम भी सीखता था और वहाँ पर मज़दूरी भी करता था। वो सुबह 8:30-9 बजे मज़दूरी पर आता और शाम 7 साढ़े 7 बजे घर वापस जाता। चंद रोज़ कबल वो 1 घंटा ताख़ीर से काम पर पहुँचा तो दही भल्ले बनाने वाले उस्ताद ने उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, कान पकड़वा कर मुर्गा बना दिया और मुर्गा बनाने के बाद उस पर 2 पुख्ता ईंटें रख दी। मैं इस वक्त थाना चूचक के इलाका बामा बाला में 10 साला मेहनत कश बच्चे हुमैर के घर मौजूद हूँ। हम उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया।
जी उमैर बेटा, आपके साथ क्या वाकया पेश आया? मेरा नाम मेहर है। मैं दीन पकौड़ियां लेकर काम करना ते मैं एक दिन लेट गया सी ते उन्हें ते कान फदा के टरक के मारदा रहा। जी उस्ताद के जुल्म का शिकार 10 साल हुमैर तो अपनी कमसिनी की वजह से अपने साथ होने वाली जुल्म की दास्तान बयान नहीं कर सका, बल्कि वो बयान करते हुए कुछ आपदीदा भी हो गया। मैं इस वक्त हुमैर के वालिद खुदाबख्श के साथ मौजूद हूँ। मैं उसके वालिद से पूछता हूँ कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। आया शाम अड़े उस जी हाल दवाई पई हुई, बच्चा ने मैंने दसिया तेरे पुत्र नूं मारी जाता है। मैं उस रेहड़ी ते गया तो अगे मैं किस वेख्या अगे कन्न फड़े हुए तो उत्ते इट्टा रखे हुई, मैनू वेख के उस्ताद होंदा बच गया तो हुमैर नूं मैं लैके ते मैं थाने चला गया। उत्ते परचा कटाया, उन्हें हवालात बंद कर दिता जी। तो लागे जाए मैनू इंसाफ चाहिए है जी। अब हम हुमैर के वालिद से पूछते हैं कि उसने अपने बेटे को स्कूल भेजने की बजाय मेहनत मजदूरी के लिए क्यों भेजा। जी खुदाबख्श साहब, आपने अपने बेटे को स्कूल भेजने की बजाय मेहनत मजदूरी के लिए क्यों भेजा? जी माड़ा बंदा गरीब आदमी आएगा तो मेहनत मजदूरी करना मैं फिर ही लाना होगा जी। तो मेरे को होर ताकत को नहीं, मैनू उते छड़िया रेहड़ी ते वल सिक्कण नाले मजदूरी करे। ASP रिनाला सैयद दानियाल हसन के दफ्तर में मौजूद हूँ। चंद रोज़ कबल थाना चूचक के इलाका बामा बाला में 10 साल मेहनत कश बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाने का एक वाक़या पेश आया था। उनसे पूछते हैं कि उस पर क्या कानूनी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, ये 16 तारीख को मुझे एक प्राइवेटली वीडियो सेंड की थी हमारे एक शहरी ने। मैंने उस शहरी की वीडियो पे फौरी मैंने नोटिस लिया। नोटिस ले के मैं रवाना हुआ मौके पे रवाना होकर मैंने पुलिस स्टेशन चूचक से SHO को वहाँ पे रवाना करके मुलजिम नदीम को हमने फौरी गिरफ़्तार किया। हमने फौरी एक्शन लेके उसको गिरफ़्तार करके जो हमारा चाइल्ड था 10 साल का हुमैर अली, उसके वालिद साहब खुदा बख्श की मुद्दत में हमने उस पर पर्चा दर्ज किया अंडर सेक्शन 328A PPC। 328A बेसिकली है क्रूल्टी टू चाइल्ड। जब किसी बच्चे पे जुल्म होता है साइकोलॉजिकल या फिज़िकल कोई भी करता है तो ये सेक्शन 328A के तहत हम इसमें पर्चा दर्ज कर सकते हैं। 328A में हमने पर्चा दर्ज किया। पर्चा दर्ज करके हमने वीडियो एविडेंस जो हमारे पास मौजूद थी उसको हमने यूज़ करके उसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करके कोर्ट ने इसे जुडिशल में हवाला किया। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अवान। मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल के गांव घुक में, जो कि थाना नीला की हदूद में वाक़या है। चकवाल थाना नीला पुलिस को आज से कुछ रोज कबल एक गुमनाम खत मौसूल हुआ, जिसमें पुलिस को ये बताया गया कि 2 सगे बहन भाई, जिनमें से एक का नाम हसन रजा और बहन का नाम जबीन बीबी है, वो उन दोनों को उनके करीबी अजीज़ो कारब पुलिस के मुताबिक जो उनके जैसा भाई बताए जाते हैं, जायदाद हथियाने के लिए इस पुरअसरार हवेली, सुनसान हवेली में मौजूद मेरे अकब में दिखाई देने वाले कमरे में 2 साल से बंद कर रखा है। पुलिस जब उस खत की तफ्तीश करते हुए इस जगह पर पहुंची तो पुलिस को यहाँ पर दिलखराश मंजर देखने को मिला। जबीन बीबी, जिसकी उम्र 26 साल बताई जाती है और अलीम याफ्ता भी थी, तो वो यहाँ पर मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक उसकी जो नाश है वो 8 से 10 दिन पुरानी थी। पुलिस ने हसन रजा को यहाँ से बाजियाब करवाया, जबकि जबीन बीबी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ चकवाल मुंतकिल किया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जबकि कुछ मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जराये के मुताबिक ये 950 कनाल जमीन, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है, उसको हथियाने के लिए इनके करीबी अजीज़ो कारब की जानिब से पुलिस के मुताबिक इन दोनों बहन भाइयों को गुज़िश्ता 2 साल से इस कमरे में हफ्से बेजा में बंद कर रखा हुआ था। अब इस वक़ूए के असल हक़ाइक़ क्या है और इस केस की मौजूदा तफ्तीश किस तहाने पर पहुंच चुकी है, इसी का अहवाल जानने के लिए हम चलते हैं थाना नीला के SHO सोहेब की तरफ। उनसे हम मजीद जानते हैं कि वो इस केस के बारे में हमें क्या बताते हैं और इस केस में मजीद कितने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कितने मुलजिमान मजीद गिरफ्तार होना बाकी हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना नीला में, जिसकी हदूद में ये कस्बा घुग वाक़या है, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेरे साथ इस थाना नीला के SHO SI सुहेब मौजूद हैं। उनसे हम मज़ीद जानते हैं कि उनको इस वाक़े का इल्म कैसे हुआ। जिस ख़त का मैंने जिक्र आपको शुरू में किया, उसके मुतालिक जानते हैं कि वो ख़त कैसे मिला और ख़त के मिलने के बाद उन्होंने आगे क्या कार्रवाई की। सुहेब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये जो सारा वकूआ है आपके नोटिस में कैसे आया, ये जो लेटर आपको लिखा गया, ये लेटर कैसे मिला, उसके बाद आपने कैसे इस वकूए के मुतालिक कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एक गुमनाम ख़त मौसूल हुआ है कि जिसमें ये दर्ज था कि एक अंसर नाम का शख्स है, उसने 2 बहन भाइयों को एक हवेली में हफ्से बेजा में रखा हुआ है और तकरीबन 2 साल से ये मामला चल रहा है। ये मामला इंतहाई हसास था और क्योंकि इंसानी जान का मामला था तो हमने इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। जो लेटर के अंदर जो चीज़ें थी उसको वेरीफाई करना स्टार्ट किया है, फैक्ट्स को वेरीफाई जब किया है और जब हमें यकीन हो गया कि ये मामला दुरुस्त है तो हमने मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिया है और उस घर पे रेड किया है और जो 2 बहन भाई हैं वो वहाँ पे बरामद, जो बहन है उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है और वो जो भाई थे उनको हमने रेस्क्यू किया उस घर से। अच्छा सुहेब साहब, ये बताएं कि अब तक इस केस की जो तफ्तीश है वो किस मरहले में है, कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं और कितने मुलजिमान की भी गिरफ्तारी होना बाकी है, और वो जो ज़मीन है वो कितनी ज़मीन थी और उस ज़मीन के हवाले से पुलिस क्या करने जा रही है? जी अभी तक इस मुकदमे में जो मरकज़ी मुलज़म है अंसर और उसके 2 भाई शकील और अशरफ वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो जुडिशल भी हो चुके हैं। इसके अलावा एक मुलज़म जो है वो प्री अरेस्ट बेल पे है, तौसीफ़ नामी मुलज़म, ये इनके चचा का बेटा है। ये जो जबीन और हसन है ये इनके चचा का बेटा है। और इसके अलावा जितने बेनिफिशरी हैं वो भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे। अच्छा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जबीन बीबी की, क्या वो भी आ चुकी है? उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी पुलिस को मौसूल नहीं हुई, जैसे ही मौसूल होंगी तो अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो हसन है उसकी अब लुक आफ्टर कौन कर रहा है? उसकी फ़िज़िकली या मेंटली कंडीशन कैसी है? क्या हम उससे बातचीत कर सकते हैं? हसन की मेंटली कंडीशन अब बेहतर है। हसन को हमने सबसे पहले DHK हॉस्पिटल में रेफ़र किया था, लेके गए थे, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और वहाँ से जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने उसको BBH रेफ़र किया क्योंकि यहाँ पे चकवाल में कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है। वहाँ पे पिंडी में हसन के 14 टेस्ट हुए हैं, वो रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है। वो उम्मीद है 1-2 दिन तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद फर्दर डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स कि हसन को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है या हसन को जो है वो जो भी उसका सूरत हाल होगी वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जो हसन की जो ज़मीन है जो उसके नाम पर है, जिसको हथियाने के लिए सारा इतना ये अलमनाक वाक़या रुनुमा हुआ, उस ज़मीन को हसन जब मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है तो उसके बारे में क्या किया जाएगा? ये जो ज़मीन है ये 950 कनाल है। ये जो इस ज़मीन पे तकरीबन 2 साल से ये जो अंसर नामी शख्स है ये इसको यूटिलाइज़ कर रहा है। कुछ ये ज़मीन खुद काश्त कर रहा है और कुछ ज़मीन जो है ये इसने ठेके पे दी हुई है। तो अब जब हसन जो है ये वाहिद इस ज़मीन का मालिक है और जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद ये ज़मीन हसन की हैंड ओवर हो जाएगी और इंशाल्लाह ये इसको हम वागज़ार करवा के देंगे हसन को। टोटल 10 मुलज़मान हैं जिसमें से आप बता रहे हैं कि 6 ख़वातीन हैं और 4 मर्द हैं। जी बिल्कुल, इसमें 4 मर्द हैं और बाकी ख़वातीन हैं और मतलब जितने भी इसमें बेनिफिशरी हैं पुलिस ने आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कुछ गिरफ्तार कर लिए और कुछ के खिलाफ रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ्तार। बिल्कुल, आपने SI सुहेब जो कि थाना नीला के SHO हैं उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि पुलिस इस मुकदमे की तफ्तीश शफाफ तरीके से कर रही है और मुलजिमान जो गिरफ़्तार हैं, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। गुग में होने वाले अफसोसनाक और अंदोहनाक वाक़े की तमाम तफसीलात मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर की। इस केस की तफ्तीश अभी भी जारी है, जैसे ही मज़ीद हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे तो हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान मोहम्मद अली अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।